हेलो, नमस्ते छात्रगण। कैसे हो सब? अच्छे ही होंगे। नाइजर प्राइमरी स्कूल इंग्लिश मीडियम यूनिट ऑफ द ज्ञान मंदिर विद्यापीठ मैं राजेंद्र सर आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्टैंडर्ड 6 में मैं ही हिंदी लेने वाला हूँ। उसमें आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1, तब याद तुम्हारी आती है। हमें वो देखना है कि भाई हमें याद कब किसकी आती है। किसी न किसी की याद आती है, लेकिन कब आती है? जब उसके रिलेटेड कुछ हमारे सामने आए तब हमें उसकी याद आती है। मान लो कि जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है और वह झूठ बहुत बोलता था। इतना झूठ कि माना ही नहीं जाएगा। उसको एक आदत थी झूठ बोलने की कि हम जब पढ़ाई करते थे तब स्कूल में होमवर्क दिखाने के लिए जाए तो होमवर्क उसका हुआ नहीं होता और वह कुछ न कुछ बहाना बनाकर रख देता था। जैसे ही कोई टीचर उसे पूछे तो बोल देता था कि ये हुआ वो हुआ था। तब अभी मैं पढ़ाता हूँ तब मैं किसी का होमवर्क देखने के लिए जाता हूँ तो कोई स्टूडेंट बोलता है ना कि सर ये हुआ मेरा, ये हो गया, जल्दी जल्दी में मैं बुक घर पे भूल गया। तब मुझे किसकी याद आती है? मेरा जो फ्रेंड है उसकी याद आ जाती है मुझे कि हाँ वह भी ऐसा ही करता था। तो इसी तरह हमें किसी ना किसी बात पर किसी ना किसी यादें हमारी जुड़ी हुई रहती है कि ये जो है वो उसके जैसा लग रहा है, इसका स्वभाव उसका जैसा है। हम कहीं पे भी जाते हैं तब जाकर हमें किसी न किसी की याद आती रहती है। तो यहाँ पे हमारी जो पोयम है वह पोयम वही बताती है कि तब याद तुम्हारी आती है कि ऐसी कोई घटना बनती है। अभी आप ही देखो कि किसी के साथ बात करते हुए तो अब तुरंत बोल देंगे कि हाँ हमारे जो सर है ना वो इसी तरह पढ़ाते हैं, वह इसी तरह हमसे बातें करते हैं। तो तब जाकर हमें उसकी याद आ जाती है। तो हमें तुरंत स्ट्राइक सा होता है कि यार ये भी इंसान इसी तरह और उसी तरह काम करता है। तो इस तरह तब याद तुम्हारी, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। यहाँ पे कहने का जो मतलब है वह यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें। आपके पास टेक्स्ट बुक होंगी उसमें देखो, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। पहले मैं ये बात बता देता हूँ, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सिरजनहार, सिरजनहार यानी प्रभु भगवान या तो ईश्वर या तो कुदरत। तो सिरजनहार यानी कि ये सारी सृष्टि का निर्माण करने वाले और सारी सृष्टि को संचालन करने वाले, तब याद तुम्हारी आती है। अब सिरजनहार जो है प्रभु, जो भगवान है, ईश्वर है, कुदरत है, उसकी याद हमें कब आती है? तो देखते हैं हम कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर गीत खुशी के गाती है। चिड़िया है वह सुबह सुबह में कैसे आवाज़ करती है, तब जाकर हमें भगवान की याद आ जाती है, ईश्वर की याद आ जाती है, कुदरत की याद आ जाती है। और है वहाँ पे, कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। फूलों के कैसे ऐसे हो गए होता है, सुबह शाम होती ऐसे होता है, सुबह होते हैं ऐसे मस्त फूल खिलते हैं। तो क्या है, ये जो बंद कलियाँ थी वो कैसे हो गई, ऐसे ऐसे करके खुल गई और हमारे सामने आ जाती है। खोल कर जब दुनिया पर मुस्काती है,
ये जो पुष्प है, फूल है, उसे हमें मुस्कुराना है और वह हमें मुस्कुराना सिखाते हैं। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, ये जो पुष्प है वह ऐसे खिल जाते हैं, तो ये खिलने से क्या होता है, उसकी जो सुगंध है, खुशबू है, वो वहाँ से बाहर निकल जाती है और बाहर निकल कर इधर से उधर सारे जगह पर वह फैलने लगती है। तब जाकर हमें किसकी याद आती है, कुदरत की। तो देखो राम नरेश जी ने कहा है कि हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब मुझे तुम्हारी याद आती है। खुशबू की लहरें जब ये से बाहर दौड़ लगाती है, तब जाकर हमें कुदरत की याद आती है। कब कब याद ये चिड़िया है, वह सुबह उठकर खुशी के गीत गाती है, सुबह में कलियाँ का पुष्प बनकर खिल जाती है, दुनिया पर मुस्कुराती है और अपनी जो खुशबू है वो सारे संसार में बांट देती है। तब जाकर हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। तो ये जो लाइन है पहले देख लो एक बार। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। फिर से एक बार देख लो, यहाँ पे देखो सुबह का पिक्चर है, सूरज निकल रहा है और देखो चिड़िया भी चह चह रही है, पुष्प भी खिल रहे हैं, कलियाँ भी खिल रही है। ये है कलियाँ है और ये जो यहाँ पे है वह भी कलियाँ है, और ये खिलने के बाद ऐसे हो जाते हैं पुष्प। समझ में आ गई बात? ये जो है हमारे सामने सारे पुष्प दिखाई दे रहे हैं। तो ये बात हमें बता रहे हैं कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियाँ है वह दरवाजे खोलती है और दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सिरजन हार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती। तो यहाँ पे हमने देख लिया जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर खुशी के गीत गाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे भी देखो, जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ठोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब छम छम बूंदे गिरती है, यहाँ पे देखो बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, यहाँ पे देखो बिजली चमचम कर रही है, मैदानों में वन बागों में, यहाँ पे सारे मैदान है, वन बाग है, हरियाली ग्रीनरी, हरियाली मतलब ग्रीनरी, हर जगह पे देखो एकदम ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ठोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। यहाँ पे बताया गया है कि जब छम छम बूंदे गिरती है तब कैसे मज़ा आता है। अचानक से बारिश होती है, बारिश में नहाने का मज़ा, बहुत मज़ा आता है। और बिजली चमचम करती है, और बारिश आने से और बिजली चमचम करने से क्या परिवर्तन होता है? होता है ना कुछ, याद कीजिए क्या होता है। हाँ,
कि हमारे आसपास में सर जो कुछ भी मैदान ऐसे एरिया पड़ा है वहाँ पे क्या हो जाता है, हरी हरी घास दिखने को मिलती है, तो उसको कहते हैं हरियाली। और जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ठोकर लाती है, अभी देखो गर्मी का माहौल चल रहा हो, फुल गर्मी होती है, जहाँ भी देखो गर्मी 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 रहती है, और उसी में ऐसे पवन की मस्त ठंडी लहर आए तो कैसा लगता है, तो वो ठंडी लहर ऐसा लगता है वाह क्या है कुदरत, तब हमें याद आ जाती है किसकी, तो जग के सृजनहार प्रभु, तब जाकर हमें तुम्हारी याद आती है। तो फिर से देख लेते हैं ये लाइन, जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ठोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब जाकर याद तुम्हारी आती है। आपने देखे ही होंगे दृश्य ऐसे, बारिश के मौसम में हमें दिखने मिलते हैं कि बारिश के मौसम में हम देखते हैं तो ऐसे बादल इधर से उधर घूमते हैं, और उसके वजह से कहीं कहीं पर तो बिजली भी चमकने लगती है, और बिजली चमकने के कारण और बारिश आने के कारण हमें हर जगह पर क्या दिखता है, ग्रीनरी दिखती है। जहाँ भी देखो ग्रीनरी हमें देखने को मिलती है, यहाँ पे सब जगह पे देख लो ग्रीनरी देखने को मिलती है। तो ऐसे ऐसे दृश्य हमारे सामने आते हैं, तब हमें ये जो सृजनहार है प्रभु उसकी याद आती है कि मैं जब ऐसे ऐसे दृश्य देखता हूँ तब जाकर मुझे सृजनहार की याद आती है कि कैसी रचना की होगी कुदरत ने, हमारे सामने ऐसे ऐसे घटनाएं बनती है। कभी बारिश के मौसम में हम घूमने के लिए जाते हैं तो जो पहाड़ी इलाका होता है उसमें छोटी सी नदी का, जिसको हम झरना बोलते हैं, वो कैसे गिरती होती है नीचे 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 नीचे, तब जाकर हमें याद आता है कि हाँ कि ये सृजनहार ने कैसी रचना की है, तब याद आती है हमें। तो हमें तब याद आती है कि हे जग की सृजनहार, तुमने कैसी कैसी रचना बनाई, ये सब हमारी तो समझ में भी नहीं आ रही है, तब याद हमें सृजनहार की आती है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, चुपचाप चमकते तारों की महफिल जब रात सजाती है, जब चांद शान से उठता है, दिल की दुनिया जग जाती है, कुछ पता नहीं लेकिन जरूर वह संदेशा कुछ पाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें बताया गया है कि चुपचाप चमकते तारों की, ये जो तारे आसमान में चमक चमक होते यहाँ पे दिखाई दे रहे, चुपचाप चमकते तारों की महफिल रात सजाती है। देखो ये तारों की पूरी महफिल लगी है यहाँ पे, जैसे ऐसे लगता है कुछ अभी पार्टी शार्टी करने वाले हैं। तो महफिल यानी एक साथ ज़्यादा लोग मिल जाते हैं और कुछ मज़ा वगैरह करते हैं तो उसे महफिल करते हैं, उसको पार्टी भी हम बोल सकते हैं। पार्टी यानी महफिल। रात में हमें देखने को मिलते हैं ये सब, चुपचाप चमकते तारों की महफिल जब रात सजाती है, जब चांद शान से ऐसा शान से निकलता है, से उठता है, दिल की दुनिया जग जाती है, कुछ पता नहीं लेकिन जरूर वह संदेशा कुछ पाती है। वह एक साथ मिल जाते हैं, चुपचाप चमकते तारों के, ये देखो तारों की पूरी फौज है, वह आ जाती है रात होते ही।
कभी कभी हम रात के वक्त आसमान में देखते हैं तो कई सारे तारे देखने को मिलते हैं। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, और चांद के आसपास भी कई तारे हमें देखने को मिलते हैं। तो ये आसमान में दिखने को मिलते हैं। अभी ये देखो, हमें यहाँ कुछ संदेशा, कुछ पाती है, ऐसा कहा गया है। तो देखो, ये सुबह में हमें देखने को नहीं मिलता। क्यों सुबह में देखने को नहीं मिलता? क्योंकि सुबह में सूर्य की रोशनी होती है, और सूर्य की रोशनी में ये कोई दिखते नहीं है। जब रात होती है तब सूर्य देखने को नहीं मिलता है। रात में सूर्य चला जाता है, और सन के चले जाने से ये सारे हैं वह हमें देखने को मिलते हैं। ये तारे चमकते हैं, चंद्र है वो भी चमकता है। तो ये चांद और तारे मान लो कि रात में महफिल सजा कर बैठ गए, ऐसा हमें लगता है। और चांद है वो सबके बीच में शान से बैठता है कि हे मेरे आगे पीछे बैठ जाओ सब। चांद है वो नज़दीक है, इसीलिए हमें उसका बड़ा स्वरूप दिखता है। और तारे हैं वो तो बहुत 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 दूर है, इसीलिए कि इतने छोटे छोटे हमें दिखते हैं। तो एक बार देख लो ये लाइन सारी। चुपचाप चमकते तारों की महफिल जब रात सजाती है, जब चांद शान से उठता है दिल की दुनिया जग जाती है। कुछ पता नहीं लेकिन जरूर वह संदेशा कुछ पाती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। यहाँ पे हमें सिरजनहार की याद आती है। तो यहाँ पे हमें सिरजनहार की याद आती है। देखते हैं हम आगे। हम देख रहे हैं नदी रात दिन हरदम बहती जाती है। झाड़ा गर्मी ऊंचा नीचा सब कुछ वह सह जाती है। हम सुनते नहीं समझते हैं वह कुछ कहती जाती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। देखो यहाँ पे हमें राम नरेश त्रिपाठी क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये नदी जो है वह रात दिन बहती जाती है। पर्वतीय इलाके पहाड़ों में से वह निकलती है, और पहाड़ों से ये जो पहाड़ होते हैं उसमें से निकलकर वो नीचे 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 चली जाती है। तो इस तरह वह हमें भी कुछ संदेशा देती है। देखते हैं हम यहाँ पे। हम देख रहे हैं नदी रात दिन हरदम बहती जाती है। नदी है वह रात हो दिन हो थकती नहीं है, वो अपना बहने का काम है वह करती रहती। क्या उसका काम क्या है? बहना, वो बहती रहती है। हम देख रहे हैं नदी रात दिन हर दम बहती जाती है। झाड़ा गर्मी ऊंचा नीचा सब कुछ वह सहती जाती है। झाड़ा यानी ठंडी का माहौल हो, गर्मीला माहौल हो, कहीं पे तो ऊंचे पर्वत भी आते हैं, कहीं नीचे भी जाना पड़ता है, लेकिन वह सब कुछ वह सहती जाती है। वह सब कुछ सहकर धीरे 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 आगे 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 बढ़ते ही जाती है। देखो इस तरह नदी बहती रहती है, वो अपने बहने का काम चालू ही रखती है। उसका काम क्या है? तो बहने का है, तो बहती रहती है। इसी तरह हमें भी, हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या है? पढ़ने का है ना। तो फिर क्या करना है? पढ़ना ही है, स्टडी करना है हमें। उसमें हमें थकना चाहिए नहीं। होमवर्क करना है, चलो बैठ जाओ करने के लिए। फायर बुक रेडी करना है, चलो कर लेते हैं। फिर भी हमारे पास कितना सारा टाइम बचता है। हमारे पास एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट होगा हमारे पास तो क्या होगा? हम फ्री भी रहेंगे, हमारा होमवर्क भी होगा, हम गेम भी खेलेंगे, सब कुछ करेंगे, तो भी हमारे पास टाइम होगा। लेकिन हमारे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं। फिर बोलेंगे
कि ये बाप रे, आज राजेंद्र सर हिंदी की फेयर बुक चेक करने वाले हैं, सोशल के मैम भी चेक करने वाले हैं, मैथ्स की बुक भी कंप्लीट नहीं हुए, तब सारा काम हमारा क्या होगा, एक साथ हो जाएगा कि ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, ये काम भी करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि काम चाहे जितना भी हो, हमारे पास जो टाइम है उसको उसमें बांट दो। पहले आप एक बार टाइम को बांट दोगे कि ये काम मुझे अब करना है, ये काम बाद में करना है, ये काम अभी करना है, ये काम परसों करना है, तो क्या हो जाएगा, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा समय बचेगा और सब काम आपके हो जाएंगे, फिर भी आप होंगे फ्री। और जो इस तरह काम नहीं करेंगे वह क्या रह जाएंगे, हमसे पीछे रह जाएंगे। तो यहाँ हम देख रहे नदी रात दिन हरदम बहती जाती है, वह कुछ कहती जाती है। नदी हमें क्या कहती जाती होगी, आप सोचो तो कि नदी हमें क्या कहती है। मुझे तो लगता है कुछ नहीं कहती होगी, कहती होगी कुछ। यह भी लिखा भी है, देखो, हम सुनते नहीं समझते हैं, वह जो कुछ कहती जाती है, यहाँ कुछ तो कहती है। नदी जो है वह हमें कुछ कहती है। क्या कहती है वो आप सोचो तो, क्या कहती है, कुछ याद आया दिमाग में? यस, याद आ गया। क्या? तो हमें वह कहती है कि आप भी मेरी तरह बहना सीख लो, हरदम चलना सीख लो। चलना ही है, चलना है, थकना नहीं है। थक गए समझ लो तो आप अपने गोल तक पहुँचोगे नहीं पहुँचोगे। तो हम समझते हैं कि नदी हमें क्या कहना चाहती है, तो नदी हमें यही कहना चाहती है कि जब तक आपका जो गोल है वो आपके पास नहीं आता, तब तक आपको चलते रहना है, तब तक आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं है, चलता ही रहना है, चलता ही रहना है और चलते ही रहना है। जब तक आपका लक्ष्य आपके पास नहीं आ जाता, तब तक आपको उसका पीछा करना है। एक दिन ऐसा आएगा कि लक्ष्य को आपके पास क्या करना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। गोल जो है उसको वह आपके पास आकर खड़ा रह जाएगा। तो वह कुछ कहती जाती है, वह कहती जाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। हमें तब जाकर ये जो जग के सिरजनहार है प्रभु, उसकी याद हमें आती है। अब ये जो पोयम है वो यहाँ पे समाप्त होती है। आप एक बार पूरी पोयम जो है वह देख लो। आप लोग है ये पूरी पोयम देख लो। देखो उसमें हमें जो ये राम नरेश त्रिपाठी जी है वह कहना चाहते थे कि चिड़ियों की चहचहाट सुनते, कलिया का खिलना देखना, सूर्य का अस्त होने पर और चांद तारों का उदय होना देखते हैं। और ये जो बात है सृष्टि में सारी नई होती है, तो सृष्टि में निर्माता की याद हमें आ जाती है। ये सूर्य अस्त होते हैं, चांद आते हैं, तारे आते हैं, चांद चले जाता है, सूर्य आता है, नदी बहती रहती है, चिड़ियों का ये आवाज़ आती है। तो ये सब देखकर हमें सृजनहार जो सृष्टि के है उसकी याद हमें आती है। और ये जो सारी प्रकृति है, ये जो इन्वायरमेंट है, उसमें भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ये देखो, ये जो वृक्ष है वो उसके ऊपर जो फल यानी कि फ्रूट्स आते हैं वो खुद खा जाते, देखा है आपने कभी? खाते हैं कभी? नहीं, वो हमें दे देते। तो इसी तरह हमें भी याद रखना है कि हमारे पास भी जो चीज़ है वो हमें दूसरों को भी देनी है। हमें अकेला कुछ नहीं रखना है। हमारे पास है, दूसरों के पास नहीं है, तो हमें उसे वह चीज़ है वह देनी है। वो हमें ये जो प्रकृति की चीज़ है उसमें से हमें देखने को मिलता है और वही बात हमें उसमें सीखने को मिलती है। हाँ, मैं एक बात बता देता हूँ, ये जो फेयरबुक में आप फेयरबुक है, आपको हिंदी की एक फेयरबुक बनानी है और एक जो है ये रफ वर्क के लिए रफ बुक बनानी है। और जो रफ बुक है वो ऑल सब्जेक्ट की आप एक रखोगे तो भी चलेगा और फेयरबुक है वो अलग रखना हिंदी की।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हिंदी की फेयरबुक में आपको कितनी सारी चीज़ लिखनी होगी, मैं बता देता हूँ। पोएम है वो पोएम लिखनी होती है, उसके जो मीनिंग्स है वो मीनिंग्स लिखने हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लिखने की बारी और बोलने की बारी दोनों, और उसके बाद एमसीक्यू। भाषा संसार जो है वो भाषा संसार आपको फेयरबुक में नहीं लिखना है। भाषा संसार जो है वो हम ये जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसी में हम लिखेंगे। तो समझ में आ गई बात। अभी कौन सी पेन यूज़ करे ऐसा क्वेश्चन आएगा किसी के सामने, तो उसका भी आंसर देख लो। क्वेश्चन आंसर, ये शब्दार्थ, ये मीनिंग, ये सब ब्लैक एंड ब्लू पेन से लिखना है। पोएम यदि आपको कोई रंगीन पेन से लिखना है, कोई भी कलरफुल पेन से लिखना है पोएम, याद रखना पोएम, तो पोएम आप लिख सकते हो कोई भी कलरफुल पेन से डेकोरेशन भी कर सकते हो पोएम में, क्वेश्चन आंसर में नहीं। क्वेश्चन आंसर में क्या करना है, क्वेश्चन लिखना, आंसर लिखना, वन लाइन लीव करना, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन सेकंड आंसर। और एक बात ख़त्म हो, शब्दार्थ लिखने का ख़त्म हो तो वो पूरा पेज छोड़ देना, उसके बाद न्यू पेज में लिखना, ताकि सारी बात एक साथ मिक्सअप हो जाती है। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में आपको प्रिपरेशन करने के लिए जो फेयरबुक है वही काम लगेगी, तो इसीलिए फेयरबुक में आप ध्यान रख कर लिखना। तो यहाँ पे मैंने फेयरबुक की बात आपको बता दी। अब हम देखते हैं शब्दार्थ यानी कि मीनिंग। आप लोगों ने पोएम देख ली पूरी, फिर से एक बार मैं बताता हूँ, ये जो 1 मिनट का टाइम है आप फेयरबुक पोएम देख लो, और उसके बाद हम देखेंगे शब्दार्थ। तो शब्दार्थ हमारे यहाँ पे 8 हो रहे हैं, देखते जाते हैं हम शब्दार्थ। सिरजनहार यानी कि निर्माता सृष्टा, कुदरत। छम छम तो बूंदों की आवाज़। हरियाली तो हरी घास, हरी वनस्पति का ढेर। मस्ती तो मतवालापन, मस्त होने का भाव। हाँ, अभी एक क्वेश्चन और आया आपके दिमाग में कि सर ये जो मीनिंग्स है वो 2 लिखने हैं कि एक, जिसमें 2 है उसमें 2, एक है उसमें 1। महफिल तो जलसा यानी कि सभा पार्टी। शान तो गौरव यान बड़प्पन। संदेशा तो संवाद या तो खबर मैसेज। हरदम यानी हमेशा डेली। सिरजनहार तो निर्माता, छम छम तो बूंदों की आवाज़, हरियाली तो हरी घास, हरी वनस्पति का ढेर, मस्ती तो मतवालापन, मस्त होने का भाव, महफिल तो जलसा या सभा, शान तो गौरव बड़प्पन, संदेशा तो संवाद या खबर, हरदम तो हमेशा। तो यहाँ पे एक बार आप शब्दार्थ देख लो, सारे शब्दार्थ देख लो। शब्दार्थ भी लिखते वक्त ध्यान रखना ये एक हो जाए, उसके बाद एक लाइन लीव करना। तो ये शब्दार्थ हमारे हो गए। शब्दार्थ के बाद हम देखते हैं, तो ये हमारे सामने भाषा संसार का जो पेज है वह हमारे सामने खुलता है। तो भाषा संसार में देखो, भाषा संसार में हम क्या करेंगे, भाषा संसार में देखो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा संसार आपको इसी में फिल करना है टेक्स्ट बुक के अंदर। उसमें आपको अलग बुक बनाने की ज़रूरत नहीं, पेज नंबर 10 पे जो दी है वहाँ पे आप फिल कर दोगे। तो नदी तो नदियाँ, ये सामान्य। कली तो कलियाँ, खुशी तो खुशियाँ, बिजली तो बिजलियाँ, लहर तो लहरें, बूंदे तो बूंदे, उसके ऊपर अनुस्वार छोटा सा डॉट, याद तो यादें। तो यहाँ पे मैं पहले आपको बता देता हूँ कि ये जो बहुवचन है, वचन परिवर्तन उसको बोलते हैं वचन परिवर्तन। यानी कि एक वचन है तो उसको बहुवचन करना है, बहुवचन है तो उसको एक वचन करना है। नदी तो नदियाँ, कली तो कलियाँ, खुशी तो खुशियाँ, बिजली तो बिजलियाँ, लहरें तो लहरें, लहर तो लहरे, बूंदे उसके ऊपर छोटा सा डॉट आता है। निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखने।
कितने? 3 पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। तो यहाँ देखो, चिड़िया, चिड़िया तो खग, पक्षी और विहंग। नदी तो सरिता, तटिनी और तरंगिणी। दुनिया तो जगत, संसार और सृष्टि। बिजली तो विद्युत, चंचला और चपला। तारा तो नक्षत्र, सितारा और तारक। हवा तो वायु, पवन, समीर, अनिल, वो शब्द उसमें चलते हैं। और एक बात यहाँ पे न्यू है, ये जो क्वेश्चन है, पुनरुक्त और विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। पुनरुक्त शब्द युग्म, युग्म यानी 2। पुनरुक्त, पुनरुक्त यानी वही शब्द दूसरी बार आता है। देखो यहाँ मैं बताता हूँ, खोल, खोल, छम छम, चम चम। खोल खोल, छम छम, चम चम। शब्द एक ही है, लेकिन क्या हुआ, सेकंड टाइम भी आया, तो उसको क्या बोलते हैं हम? पुनरुक्त कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पुनरुक्त शब्द युग्म। इसी तरह विपरीतार्थक शब्द युग्म, विपरीत यानी कि विलोम शब्द, अपोजिट। तो देखो, झाड़ा तो गर्मी, ऊंचा तो नीचा, रात तो दिन। इसी तरह समझ में आ गया आपको? तो ये जो पुनरुक्त शब्द है और विपरीत शब्द है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह देखते हैं हम, यहाँ पे दिया हुआ है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़िए और याद कीजिए। लिखने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ पढ़ना है, आपको देखना है। गाने वाला तो गायक, नृत्य करने वाला तो नर्तक, लिखने वाला तो लेखक, सृजन करने वाला तो सृजनहार, पालन करने वाला तो पालनहार, गीत की रचना करने वाला तो गीतकार, साहित्य की रचना करने वाला साहित्यकार। यहाँ पे हम देख सकते हैं, गाने वाला क्या हो गया? गायक। नृत्य करने वाला क्या हो गया? नर्तक। लिखने वाला लेखक, सृजन करने वाला सृजनहार और पालन करने वाला पालनहार, गीत की रचना करने वाला गीतकार, साहित्य की रचना करने वाला साहित्यकार। तो यहाँ पे ये जो भाषा संसार है वो आपको समझ में आ गई होगी। भाषा संसार में आपको क्या करना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, फेयर बुक में भाषा संसार नहीं लिखनी, वो सिर्फ आपकी टेक्स्ट बुक में फिल करना है आपको, वो भी यहाँ से देखकर, और उसकी मैं PDF भी आपको सेंड कर दूँगा। ये जो भाषा संसार है वो आपको इसी में लिखना है। भाषा संसार की कोई अलग बुक वगैरह कुछ बनाना नहीं है। भाषा संसार जो ये हमें टेक्स्ट बुक में ही देखने मिलेगा, और ये हम रिविजन वर्क में भी लेगा, तो आप वो फेयर बुक में उसमें से लिख सकते हो। तो भाषा संसार की यहाँ हम बात ख़त्म करते हैं। भाषा संसार की सारी बात आपको समझ में आ गई। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा एक वचन और बहुवचन, तो एक वचन रूप है उसको हमने बहुवचन में बदल दिया। उसके बाद हमारे थे 3 पर्यायवाची, उसके बाद थे पुनरुक्त शब्द और विपरीत शब्द, उसके बाद था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये जो बात है यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी कि क्या करना है। नेक्स्ट देखते हैं MCQ, चुनने की बारी। MCQ सब स्टूडेंट को बहुत पसंद आते हैं, जल्दी में हो जाते हैं ना, और होते भी 2 ही है बेचारे। ठंडी हवा हमारे लिए लाती है मस्ती ठोकर, नदी चुपचाप कहती है अपने लक्ष्य की ओर बढ़े चलो। वहाँ पे हमारी एक लाइन थी ना कि वह हम सुनते नहीं समझते हैं, वह जो कुछ कहती जाती है। तो ये यहाँ पे आ गया कि हाँ हम समझ गए, क्या? अपने लक्ष्य की ओर बढ़े चलो। हमें हमारे लक्ष्य तक पहुँचना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, लक्ष्य तक पहुँचना है, बस वो याद रखो। तो यहाँ पे ये जो हमारी बात थी MCQ की, वो भी हमने देख लिए। 2 फर्स्ट में एक है और सेकंड में भी ख।
दोनों में ख ही आंसर आता है। तो ये जो चैप्टर नंबर 1 है हमारी पोयम, वो यहाँ पे समाप्त होती है। और अमेरिका में गुल्ली डंडा, इसके जो लेखक है वह है उमेश अग्निहोत्री। तो उन्होंने अमेरिका में गुल्ली डंडा ऐसा चैप्टर लिखा है। तो देखते हैं हम पाठ प्रवेश से, अमेरिका में गुल्ली डंडा। पाठ प्रवेश, सफलता का एकमात्र उपाय है साधना। हम साधना करके ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी आपकी इच्छा हो, आपका कोई गोल हो, तो आपको उसकी साधना करनी पड़ती है, पूरी लगन के साथ वह काम करना पड़ता है, और उसके जरिए ही आप सफलता तक पहुंच सकते हो। पूरे आत्मविश्वास के साथ लेखक ने गोल्फ खेलना सीखा, जिसका लाभ उन्हें जीवन के अन्य क्षेत्र में भी नज़र आया। लेखक ने सबसे पहले तो गोल्फ खेलना सीख लिया, और वही उसमें उसने आत्मविश्वास प्राप्त कर लिया, और वह आत्मविश्वास उन्हें अन्य क्षेत्र में भी काम ला नज़र आया। देखो, आप कोई भी चीज़ में एक बार आत्मविश्वास प्राप्त कर लो, तो वह आत्मविश्वास आपको हर जगह पे काम लगता है। इसीलिए कहा गया है कि जीवन में कोई एक खेल है वो खेलना चाहिए, चाहे आपकी इच्छा अनुसार। ऐसा नहीं है कि मेरा फ्रेंड है वो क्रिकेट खेलता है तो मैं भी क्रिकेट खेलूँ, मेरा फ्रेंड है फुटबॉल खेलता है तो मैं भी फुटबॉल खेलूँ। आपको जो खेल आता है उसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अपने मित्र के गुल्ली डंडा प्रेम ने उन्हें ऐसा कल्चर शॉक दिया कि वे उबल नहीं पा रहे। यहाँ पे अपने मित्र यानी कि 2 फ्रेंड की बात हो रही है। समझ में आ रही है बात कि अमेरिका में गुल्ली डंडा। अभी अब पता चला कि अपने मित्र के गुल्ली डंडा प्रेम यानी कि 2 फ्रेंड हैं, वह फ्रेंड अमेरिका में साथ में मिले होंगे और वो हो गए इंडियन, इसीलिए वहाँ पे गुल्ली डंडा की चर्चा हुई होगी। ऐसा ही कुछ हुआ होगा। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि एक जो फ्रेंड है वो अमेरिका में हो, दूसरा फ्रेंड वो इंडिया से उसे मिलने गया हो, और वहाँ उन दोनों के बीच में ये गुल्ली डंडा की बात हुई हो, कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं हम चैप्टर में कि गुल्ली डंडा क्या है और गुल्ली डंडा की चर्चा कैसे हुई, कौन सी बात चल रही थी उसमें से गुल्ली डंडा आ गया। तो देखते हैं हम आगे। जब से अमेरिका आया हूँ गोल्फ खेलने का शौक़ हो गया है। लेखक कहते हैं कि भाई जब से मैं अमेरिका आया हूँ गोल्फ खेलने का शौक़ हो गया। गोल्फ तो सबको पता है ना, गोल्फ। तो गोल्फ खेलने का शौक़ हो गया है। जरा मौसम खुला देखा नहीं कि गोल्फ कोर्स की तरफ रवाना। जो गोल्फ खेलने की जगह है उसको कोर्स बोलते हैं। तो जरा सा खुला मौसम मिले तो गोल्फ खेलने की तरफ रवाना हो जाते हैं। गोल्फ का मैदान भी सही होता है, अभी हम पिक्चर में देखेंगे। क्या डिग्निटी वाला खेल है साहब। डिग्निटी का मतलब है मान मर्यादा, मीनिंग्स में दिया हुआ है। क्या डिग्निटी वाला खेल है साहब, क्या तो खामोशी और क्या तो ग्रीनरी। ऐसा है खेल, एकदम सी खामोशी रहती है वहाँ पे और ग्रीनरी भी होती है। आप गोल्फ खेलते हुए और टीवी वगैरह में देखा होगा तो वहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए बता रहे कि क्या खामोशी, कोई देखने वाला तो होता नहीं, इसीलिए खामोशी और ग्रीनरी भी होती है। और एक्सरसाइज की एक्सरसाइज भी हो जाती है, दोनों काम हो जाते हैं। एक तो खामोशी है, एकदम शांति, ग्रीनरी है,
और एक्सरसाइज भी वहाँ पे हो जाती है। 18 से 19 होल का कोर्स, 18 या 19 होल जो हॉल होता है वो इस तरह होता है, उसमें जो बॉल होता है वो अंदर चला जाता है। तो बोल रहे कि क्या इतना बॉल एक बल्ले 20, एक बॉल होता है लेकिन उसको फटकारने के अलग अलग तरीके वाले बल्ले जो होते हैं वो कितने होते हैं? 20, यानी कि 20। अकेले खेलो, सामने किसी दूसरे की भी ज़रूरत नहीं है, ये भी अच्छी बात है, किसी की ज़रूरत भी नहीं है, अकेले अकेले भी खेल सकते हो। तो आप अकेले अकेले भी खेल सकते हो, सामने कोई दूसरों की ज़रूरत भी नहीं है। किसी प्रोफेशनल का स्कोर हाथ में और एक हॉल से दूसरे हॉल की तरफ चलते चलो, यानी कि पेशेवर, यानी कि मान लो कि आपका वो प्रोफेशनल, यानी कि आपका काम ही वही है, ये स्कोर का बोर्ड जो है हाथ में ले लो, ये एक होल में बॉल चला गया तो एक गोल हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, इस तरह आगे आगे चलते बनो। बॉल को हिट करते हुए बॉल हिले ना हिले, मिट्टी ज़्यादा उड़े तो भी चिंता नहीं है। ये लाइन बहुत अच्छी है। यहाँ पे देखो, बॉल की हिट करते हुए बॉल हिले ना हिले, मिट्टी ज़्यादा उड़े तो भी चिंता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई देखकर खीखी खीखी करके हंसने वाला भी नहीं है। हम जो क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में क्या होता है कि हम मान लो कि हमारा बैटिंग है और आप एक बॉल चूक गए, 2 बॉल चूक गए तो देखने वाले क्या करेंगे? आप पे हंसेंगे, कई सारी आपको बता देंगे, सलाह देने लगेंगे, ऐसा खेल ऐसा खेल, क्या करता है, इधर ध्यान नहीं है उधर ध्यान नहीं है। लेकिन गोल्फ में तो कोई देखने वाला ही नहीं है। बॉल को आपका बल्ला टच हो या न हो, कभी कभी तो मिट्टी उड़ती है लेकिन कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई खी खी करके हंसने वाला नहीं है। कोई हंसने वाला होता, देखने वाला होता तो परेशानी होती कि ये खेल मैं नहीं खेल सकता हूँ। कैडी साथ में हो तो उसकी ट्रेनिंग है कि हंसना नहीं है। कैडी है वो उसके साथ रहता है, उसको सलाह देता है, उसको हेल्प करते हैं। कोई देख के नहीं, इस तरह खेलने वाले का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। इसमें क्या फ़ायदा होता है कि खेलने वाले का आत्मविश्वास बढ़ता है। कोई देखने वाला नहीं है तो वो खेल आराम से खेल सकता है। यदि कोई देखने वाला मिल गया तो उसको बेचारे को परेशानी होगी। तो बोल रहे हैं कि कोई खेल देखने वाला नहीं है, इसीलिए हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ बढ़ जाता है उसे। उसको लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं वो काम कर सकता हूँ, आराम से कर सकता हूँ, ये हो गया। जब मैं अपने ब्रश लेकर गोल्फ कोर्स में जाता हूँ, सच पूछो वर्ल्ड पावर महसूस करता हूँ। इतना आत्मविश्वास बढ़ जाता है उसका, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो उसको लगता है कि मैं ये आराम से ये काम कर सकता हूँ, इसमें तो मैं नेशनल तक पहुँच सकता हूँ, इसमें तो यहाँ तक पहुँच सकता हूँ आराम से। मुझे तो लगता है कि वर्ल्ड पावर बनने के लिए गोल्फ खेलना चाहिए, तभी तो अमेरिकी इसे खेलते हैं। दिस इज द अल्टीमेट गेम, दिस इज द अल्टीमेट गेम। लेखक कह रहे कि अमेरिका वाले क्यों ये खेल खेलते हैं पता है? उसका वही रीज़न है कि ये लोग उससे आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं, वर्ल्ड पावर महसूस करते हैं, या उसको कोई भी काम आप दे दो तो वो काम करने लगते हैं। उसको लगता है कि ये काम तो हम आराम से कर सकेंगे। इसीलिए लेखक का कहना है कि अब पता चला कि अमेरिका वाले ये खेल क्यों रखते हैं। अभी हम देखते हैं कि गोल्फ का जो खेलने का जो एरिया है वो कैसा होता है और कैसे गोल्फ खेलते हैं।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो पूरा प्लेइंग एरिया है, मीनिंग्स भी हम देख लेते हैं। ये जो एरिया है वो प्ले एरिया है इसका, और ये जो है ये छोटा सा बॉल होता है और ये उसका बल्ला होता है, और अलग अलग तरीक़ों वाला बल्ले भी साथ में रखते हैं। कौन सा यूज़ करना है तो तय करते हैं, उसके हिसाब से वो चलते हैं। और सबसे बड़ी बात है वहाँ पे ऐसी गाड़ी भी रहती है दूर जाने के लिए। प्लेइंग एरिया ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पे ये पिक्चर में हमने देख लिया। अब देखते मीनिंग्स उसके। डिग्निटी यानी कि मान मर्यादा, ग्रीनरी यानी कि हरियाली, एक्सरसाइज यानी व्यायाम, प्रोफेशनल यानी कि पेशेवर व्यवसाय, ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण। ये याद रखना, प्रशिक्षण शब्द आपके लिए न्यू है। ट्रेनिंग शब्द का मतलब है प्रशिक्षण। तो ये हमने देख लिया। अभी आपको ये तय करना है कि आपको कौन सा खेल पसंद है। कोई एक खेल तो पसंद होगा ही आपको, तो आपको कौन सा खेल पसंद है वो आपको याद रखना है कि आपको कौन सा खेल पसंद है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि उसका प्ले एरिया कैसे होता है। खेलते हुए लगता है नेचर, ब्रह्मांड, ब्रह्म के साथ सीधे मैच हो रहा हो। लेखक का कहना है कि जब हम खेलते हैं तब ऐसा लगता है कि हमारा जो मैच है वो पूरे ब्रह्मांड के साथ है। और यहाँ पे भी देख लो पिक्चर में, इस तरह स्टैंड में बॉल को रखते हैं। खेलते हुए लगता है कि नेचर, ब्रह्मांड, ब्रह्म के साथ सीधे मैच हो रहा है। ऐसे सोचना ही है, क्योंकि खेलने वाले कैसे होते हैं, अकेले होते हैं। अकेले अकेले खेलते तो ऐसा ही लगता है कि हमारा मैच ब्रह्मांड के साथ है, भाई सब के साथ हम खेल सकते हैं। लोग कहते हैं कि संगीत साधना है, मैं कहता हूँ गोल्फ साधना है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि संगीत जो है वह साधना है, यानी कि संगीत सुनकर आपको अच्छा लगता है, दिमाग में अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं। लेकिन लेखक का कहना है कि गोल्फ साधना है। ऐसा होता है, आपको कोई भी खेल पसंद है तो आपका ध्यान उसमें आ जाता है, और उसमें ध्यान आपका आ जाता है तो वो आपकी साधना हो गई। मान लो कि अभी आपका ध्यान पढ़ाई में है, तो आपका जो दिमाग है अभी कौन से काम में लगा हुआ है, तो पढ़ाई में, तो वो आपकी साधना हो जाती है। तो लेखक का कहना है कि भाई मेरा तो मानना है कि गोल्फ है वो साधना है, संगीत साधना है वो मैं नहीं मानता हूँ। मेरे हिसाब से क्या साधना है, तो गोल्फ खेलना बस। मैं कहता हूँ गोल्फ साधना है। खेल का खेल, साधना की साधना। खेल का खेल है और साधना की साधना भी है। लेकिन साहब पिछले हफ्ते अपने पर अजीब गुजरी। अब देखने की बात हो रही है हमारे सामने कि पिछले उसके सामने अजीब सी एक बात हो गई। लेकिन साहब पिछले हफ्ते अपने पर अजीब गुजरी। अपना बचपन का लंगोटिया ब्रह्म स्वरूप उर्फ टिल्लू भारत से आया हुआ था। ये जो है वो फ्रेंड है उसका नाम है ब्रह्म स्वरूप, और उर्फ यानी कि पेट नेम है उसका टिल्लू। याद रहेगा आपको पेट नेम है उसका टिल्लू। बचपन का है उसका साथी, इसीलिए उसको लंगोटिया यार कहा। लंगोटिया यार का मतलब है बचपन के साथी। बचपन में भी वो साथ में रहे होते हैं, तो इसीलिए उसने कहा कि मेरा बचपन का साथी।
तो जो लेखक का बचपन का साथी था वह आ गया और उसका नाम है ब्रह्म स्वरूप उर्फ है टिल्लू। तो वो आ गया, भारत से आया हुआ था, अभी वो तो इंडिया से आया था। तो बताता है मैं उसे अपने गोल्फ क्लब में ले गया। लेखक को लगा कि चलो भाई ये आया है तो उसको भी कुछ दिखाने के लिए ले जाता हूँ, तो उसको ले गए गोल्फ क्लब में और बता रहा था आदमी एटम बॉम्ब बनाने से सुपर पावर नहीं बनता, उसे गोल्फ खेलना भी आना चाहिए। लेखक उसे कह रहे थे कि एटम बॉम्ब बना लिया तो वो सुपर पावर नहीं बन जाता, लेकिन मेरा मानना है कि भाई गोल्फ खेलने वाले के अंदर एक वर्ल्ड पावर आ जाता है, तो गोल्फ खेलना तो जरूरी है, कुछ भी हो लेकिन गोल्फ खेलना आना चाहिए। जैसे अमेरिकी प्रेसिडेंट खेलते हैं, न्यूक्लियर क्लब की सदस्यता लेने से पहले गोल्फ क्लब के सदस्य तो बनो। ये जो न्यूक्लियर क्लब है यानी कि ये परमाणु अणु बम बनाने का रिसर्च सेंटर होता है, तो उसके सदस्य सब बनते हैं, लेकिन उसको ये रखना चाहिए कि पहले आप गोल्फ के क्लब के सदस्य बनो। ब्रह्म स्वरूप ने हरा भरा मैदान क्या देखा, हा हा, ब्रह्म स्वरूप को लगा वाह कितना हरा भरा मस्त मैदान है, हरियाली छाई हुई है। अपनी जेब से छोटी सी लकड़ी का एक टुकड़ा निकाला और बोला जरा अपना डंडा देना। क्या किया उसने कि अपनी जेब में से लकड़ी का छोटा सा एक टुकड़ा निकाला और कहा कि भाई जरा अपना ये जो डंडा है ना वो दो तो। मैंने पूछा क्या मतलब? उसने पूछा कि भाई ये गोल्फ क्लब है, क्या करना है तुम्हें? बोला गुल्ली डंडा खेलेंगे। क्या बताया कि मैं तो यहाँ गुल्ली डंडा खेलूँगा। गुल्ली डंडा खेलेगा? उसको आश्चर्य लगा, इसीलिए उसने पूछा कि क्या मतलब है तेरा? मैंने दाएं बाएं देखा, कहाँ ब्रह्म स्वरूप होश में तो हो। लेखक ने इधर उधर सब जगह देखा कि किसी ने सुना तो नहीं ना भाई, और ब्रह्म स्वरूप को कहा कि ए भाई तुम जरा होश में तो हो ना, ये इंडिया नहीं है अमेरिका है, ब्रह्म स्वरूप होश में तो हो। उसने बताया कि भाई तुम जरा सोच लो, ये अमेरिका है, ये इंडिया नहीं है, तुम जो बोल रहे हो इंडिया का खेल है। वह बोला यार भारत में खेलने के लिए इतना बड़ा मैदान ही नहीं मिलता, और तुम्हारे साथ बीते बचपन के वे दिन याद करना चाहता हूँ। उसने कहा कि ये ऐसा भारत में कहाँ है, ऐसा मैदान ही नहीं है, अभी तू ही बता। और अभी तुझे मैंने देखा तो बचपन के वो दिन भी मुझे याद आ गए कि हम कैसे गुल्ली डंडा खेलते थे और हम कैसे खेलते थे वहाँ पे। वह तो अपनी बचपन की यादें आने लगी कि याद करना चाहता हूँ जब हम गुल्ली डंडा खेला करते थे, मैं तुम्हें दौड़ाता था और तुम हाँफते रहते थे। ब्रह्म स्वरूप तो यहाँ पे आया और सब बातें करने लगा कि भाई हम कैसे खेलते थे वहाँ पे, तुम्हें याद है वो सब? और वो भी बता दिया कि हम गुल्ली डंडा ही खेलते थे, और मैं जब मेरा टर्न आता था तब मैं कैसे तुम्हें दौड़ाता था और तुम हाँफते रहते थे। यह 10 कोस तक भगाऊंगा। वो बोल रहे हैं कि यहाँ तो मैं तुझे दूर 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 तक भगाऊंगा, 10 कोस तक दूर दूर तक। ये कोस है वो जो ज़मीन का एरिया होता है उसको मापने का एक नाम है, कोस तक भगाऊंगा।
अभी वो बोल रहा है कि मैं तो यहाँ पे तुझे और भी भगाने वाला हूँ, याद रख तू। वो बोल रहा है कि हम बचपन में कैसे खेलते थे। अभी आप भी सोचो कि आप जब फ्रेंड होते हो तो एक दूसरे फ्रेंड मिलते हैं तब हमें कैसी बातें याद आती है। सोचो तो जरा, कैसी बातें याद आती है ना, कि हम ऐसा खेलते थे। हम जब 4th या 5th स्टैंडर्ड में थे तब ऐसे हरकतें करते थे, लेक्चर में हम ऐसे करते थे, पीटी के लेक्चर में ऐसा काम करते थे, ये हम खेलने जाते थे। या तो फिर आपकी जो आपका घर है उसके आसपास के जो आपके फ्रेंड है वो स्कूल में ज़्यादातर नहीं होते, ऐसा भी होता है कई बार कि जो आपके घर के नज़दीक के वाले फ्रेंड है वो स्कूल में आपके फ्रेंड नहीं होते, स्कूल में उसका स्कूल और आपका स्कूल अलग होता है। तो फिर आप उसके साथ क्या क्या बातें करते हो, याद करो तो जरा। करते हो ना कि हम तो ऐसे पढ़ते हैं, वो बोलता है कि हमारे ऐसे टीचर है, वो बोलता है कि आपके तो हमारे ऐसे टीचर है, हमारे ऐसे फ्रेंड है, मेरा पूरा ऐसा फ्रेंड सर्कल है। तो इस तरह ये जो बचपन के साथी है, तो ये ब्रह्म स्वरूप है वो तो अभी गांव में रहता है, इंडिया में, अपने गांव में। और ये जो उसका फ्रेंड है, जो लेखक है, वह कहाँ चला गया है अभी, अमेरिका। तो ये जो ब्रह्म स्वरूप उर्फ यानी कि उसका पेट नाम था टिल्लू, ये जो टिल्लू है वो अभी अमेरिका गया है। और अमेरिका में भी उसने गोल्फ क्लब देखा, तो गांव में से वो याद करवाने के लिए जेब में से छोटी सी क्या लेकर आया था, गुल्ली। तो गुल्ली लेकर आया था, वो जेब में से निकाली, ये देख। वो तो सारी बातें याद करने लगा कि हम कैसे खेलते थे बचपन में, और मेरा टर्न आता था तब मैं तुझे कैसे दौड़ाता था लेने के लिए। हाँ, उसमें गुल्ली डंडा में 2 फ्रेंड होते हैं, ये मैंने भी थोड़ा बहुत खेला है गुल्ली डंडा, कि हमारे जो आसपास के फ्रेंड थे वो सब, ये बारिश का मौसम हो तो उससे पहले ये खेल होता था। तो क्या होता है कि उसमें बहुत मज़ा आता है, 3-4 लोग होते हैं और उसमें क्या करते हैं कि गुल्ली डंडा खेलते, तो ये बड़ा डंडा और छोटी सी गुल्ली। तो मान लो कि मेरा टर्न आए तो मैं उसे मार कर दूर तक फेंक देता हूँ, और वहाँ से यहाँ तक का नाप रखते हैं कि भाई क्रिकेट में जैसे हम कैसे रन बनाते हैं, उसमें इसमें गुल्ली डंडा में भी एक स्कोर होता है। तो पहले फिक्स रहता है कि भाई जिसको 20 हो जाए स्कोर तो वो जीत गए, और लास्ट में जिसके 20 नहीं हुए उसका दाव लेते हैं। वो क्या करता है कि वो एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल के अंदर मान लो कि उसने सर्कल के अंदर गुल्ली डाल दी तो आउट, लेकिन क्या करना है कि दूर तक हम फेंक देते हैं, वहाँ से फेंकता है बेचारा लेकिन पहुँच पाता नहीं है। इसीलिए बोल रहे हैं वो ब्रह्म स्वरूप ऐसा ही करता था कि वो लेखक को बार बार गुल्ली लेने के लिए दूर दूर तक भेजता था। तो यहाँ उसे वो बात सारी याद आ रही है कि हम कैसे बचपन में खेलते थे, ऐसे क्रिकेट खेल, जैसे कि हम भी बातें करते हैं कि हम ये खेल ऐसे खेलते थे, क्रिकेट है तो ये इसके साथ ऐसे खेलते। कोई क्रिकेट क्लब में जाता है तो भी वो अपनी बातें बताता है कि क्रिकेट क्लब में मैं जाता हूँ, वहाँ मेरे फ्रेंड है, वो तो मान लो कि किसी भी तरह का बॉल आप फेंको वो रन बना ही लेता है। तो उस तरह ये यहाँ भी ये दोनों जो फ्रेंड हैं वो बातें करते हैं। तो यहाँ पे ये जो ब्रह्म स्वरूप है उसने ये बात सारी बताई। तो यहाँ जो ब्रह्म स्वरूप है वह भी वही बात बोल रहा है, भगाओ याद नहीं गुल्ली डंडे में तुम्हारी मेरी दिलचस्पी। ये जो दिलचस्पी शब्द है यानी कि फेवरेट, कारण बचपन में लोग मुझे टिल्लू और तुम्हें गुल्लू बुलाया करते थे। ये बचपन के उसके नाम थे, टिल्लू और गुल्लू।
ये जो ब्रह्म स्वरूप था, जो इंडिया से आया था, उसका नाम तो हमें पता ही है, टिल्लू है। और जो ये लेखक थे उसको लोग बोलते थे गुल्लू। और ये दोनों बहुत गुल्ली और डंडा खेलते थे, इसलिए उन दोनों का नाम ही ऐसे पड़ गया, टिल्लू और गुल्लू। मैंने कहा ब्रह्म स्वरूप कहाँ गोल्फ, कहाँ गुल्ली डंडा। उसने गुल्ली ग्रीन पर रख दी। उसने, ये जो लेखक है उसने बताया कि भाई ब्रह्म स्वरूप ये गोल्फ और गुल्ली डंडा में बहुत सारा अंतर है। हाँ, तुम उसे ये जगह पे एक मत करो, ये दोनों अलग गेम है, अलग है, और इन दोनों का खेलने का तरीका भी अलग है। तो उसने कहा कि उसने गुल्ली ग्रीन पर रख दी। बोल क्या कर दिया? गुल्ली जो थी जेब में से निकाली और रख दी नीचे कि चल भाई हम खेलते हैं। खेलने तो है ही ये, लेकिन ये जो लेखक है उसे बताते हैं कि तुझे कुछ बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये गोल्फ क्लब है, गुल्ली डंडा का मैदान नहीं है। लेकिन ब्रह्म स्वरूप समझने वाला नहीं, वो तो बोल रहा है कि नहीं 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 भाई, कहाँ भाई। उसने बोला कि भारत में खेलने की जगह ही नहीं है, अभी कहाँ मैदान रखे कि हम गुल्ली डंडा खेलने के लिए जाए, और तुम भी नहीं हो तो मैं किसके साथ ये गुल्ली डंडा खेलूं? इसलिए मुझे तो ये खेलना ही है। चलो अभी मैं एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों को कि लेखक ने साधना कौन सी बताई थी? साधना कौन सी बताई थी? ज़्यादातर ऐसा है कि संगीत साधना है, लेकिन लेखक ने कौन सी साधना बताई थी? याद करो, हमने देखा था क्या? हाँ, गोल्फ खेलने की साधना बताई थी। आपको याद रहना चाहिए हो भाई। और लेखक के हिसाब से वर्ल्ड पावर महसूस कब होता है? वर्ल्ड पावर कब महसूस होता है? अब याद करके बोलो जरा। हाँ बताओ, आप बताओ, लेकिन आपको दिमाग में रखना है। बाद में मैं जब आंसर बोलूँ तब आपको क्लियर करना है कि हाँ बात सही है। ओके, तो ये लेखक ने बताया था कि जब गोल्फ खेलते हैं तब हमें वर्ल्ड पावर महसूस होता है। और एक शब्द आया था डिग्निटी। तो हाँ, डिग्निटी शब्द का अर्थ था मान और मर्यादा। और लेखक क्या मानते थे कि एक्सरसाइज कैसे हो जाती है? हाँ, तो गोल्फ खेलने के लिए जाते हैं तब एक्सरसाइज की एक्सरसाइज और खेल का खेल दोनों काम हो जाते एक साथ। इसीलिए कहा ना कि एक्सरसाइज करनी है तो भी गोल्फ खेलो, तो आपकी एक्सरसाइज भी हो जाए और गोल्फ खेलना भी हो जाए। तो यहाँ तक हमने देखा था। और एक बात मुझे और भी याद आ रही है कि उसमें आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है। लेखक ने बताया कि आत्मविश्वास बढ़ता है, लेकिन आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है? हाँ, तो आपको याद आया कि गोल्फ खेलते वक्त आप बल्ला घुमाओ, बॉल को लगे ना लगे, मिट्टी उड़े ना उड़े, लेकिन कोई खी करके हंसने वाला वहाँ पे नहीं होता है। इसीलिए आत्मविश्वास क्या हो जाता है? बढ़ता जाता है। कोई देखने वाला होता तो हमें डर लगता जरा कि मैं नहीं खेल पाऊँगा, ये होगा वो होगा, लेकिन कोई देखने वाला ही नहीं है तो कोई टेंशन भी नहीं है। इसीलिए लेखक ने बताया कि आत्मविश्वास बढ़ाने वाला खेल है ये। और खेलने भी मज़ा आता है, आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है हमारा, और खेलना भी मज़ा आता है, तो दोनों काम हमारे हो जाते। लेकिन यहाँ देखो ब्रह्म स्वरूप ने तो लेखक के दिमाग में अभी सब कुछ उल्टा सीधा कर दिया। लेखक के दिमाग में अभी हो रहा है कि ये क्या है भाई, ये तो गोल्फ क्लब है और तुम गुल्ली डंडा की बात लेकर खड़े हो। या हमने वो पहले के पिक्चर में भी हमने देखा था
कि यहाँ पे देखो ये जो ब्रह्म स्वरूप है वो अपने जेब में से गुल्ली डंडा निकालता है, और ये जो लेखक है वो हंस के कहते हैं कि ये भाई ये तो गोल्फ का मैदान है, यहाँ गोल्फ खेलने के लिए लोग आते हैं। तो यहाँ पे उसने बताया, और लेखक का कहना है कि ये क्या कर रहा है भाई। मैंने कहा ब्रह्म स्वरूप, कहाँ गोल्फ कहाँ गुल्ली डंडा, दोनों में अंतर है भाई, दोनों एक जैसे नहीं है। उसने गुल्ली ग्रीन पर रख दी, मुझे लगा कालीन जैसी बारीक हरी घास की इंसल्ट हो गई। ये देखो हरी घास की क्या हो गई, इंसल्ट हो गई, अपमान जैसा लग रहा है उसे तो, क्योंकि गुल्ली एकदम काली सी होती है और वहाँ पे रख दी उसने। मैंने उसी वक्त उठा ली गुल्ली। यार तू मेरी मेंबरशिप कैंसिल करवाएगा? लेखक ने कहा कि तू क्या कर रहा है भाई, मेरी मेंबरशिप इसमें चली जाएगी, और तू तो ये 2-3 दिन रहकर चले जाएगा, फिर क्या होगा यहाँ पे मेरा। और उसने कहा कि यार तू मेरी मेंबरशिप कैंसिल करवाएगा, तुझे क्या है। वह बोला आइडिया कैसा है, गुल्ली डंडा इन गोल्फ कोर्स। उसने बोला कि गुल्ली डंडा इन गोल्फ कोर्स, कभी इस पिच पर खेल रहे हैं, कभी उस पिच पर, गुल्ली कोर्स। यहाँ पे उसने नाम भी दे दिया, गुल्ली कोर्स उसे कहेंगे। कभी यहाँ खेलेंगे, कभी वहाँ खेलेंगे, पूरा मैदान है, एरिया कितना बड़ा है, मज़ा ही आएगा, मज़ा ही आएगा। उसने कहा गुल्ली डंडा इन गोल्फ कोर्स, कि मैं तो बता ही देता हूँ तुझे कि इस तरह गुल्ली डंडा इन गोल्फ कोर्स ऐसा नाम दे दे इसको, बहुत मज़ा आएगा और खेलने वाले भी मिल जाएंगे। लेकिन वो समझता नहीं है अभी कुछ। अभी हमें देखेंगे कि लेखक उसे किस तरीके से समझाएगा कि ये गोल्फ कोर्स है, यहाँ पे गुल्ली डंडा नहीं खेला जाता। गुल्ली कोर्स सुनकर मेरे मुंह का जायका कुछ ऐसा बिगड़ा कि उसके बाद टी पर बॉल रखूं तो गुल्ली नज़र आए। क्या हुई परेशानी देखो यहाँ पे। लेखक का तो दिमाग ही ना वो पूरा घूम गया कि क्या बोल रहा है भाई तू इधर। ये गुल्ली कोर्स नहीं है, गोल्फ कोर्स है, और ब्रह्म स्वरूप कह रहा है कि गुल्ली कोर्स। मुंह का जायका बिगड़ना यानी कि स्वरूप में कुछ चेंज आना। उसने टी पर बॉल रखा तो उसको क्या नजर आया, गुल्ली नजर आई। टी जो होते उसके ऊपर बॉल रखते हैं। वह बोलता रहा गुल्ली डंडा खेलने के लिए गोल्फ खेलने से ज़्यादा एकाग्रता चाहिए। वो बात सही है, गुल्ली डंडा खेलने में ज़्यादा एकाग्रता यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और ध्यान क्यों रखना पड़ता है, कैलकुलेशन यानी जोड़ घड़ा भी अच्छा आना चाहिए, आपको कैलकुलेशन भी आना चाहिए। देखो मैं आपको ये पिक्चर में ही दिखाता हूँ। देखो इसने कैसे गुल्ली को मारा है, तो वह अपने हाथ से इस तरफ पकड़ता है डंडा और डंडे से गुल्ली को मारता है जोर से, तो वो दूर तक जाती है। ये हम देख सकते, देखो ये है गुल्ली और ये है उसका डंडा, यानी कि उसने जोर से मार दिया। अभी ये जितनी भी दूर तक जाती है, कहीं तो गिरेगी, तो जहाँ पर भी गिरती है वहाँ से ये जो सेंटर पॉइंट होता है यहाँ से, तो वहाँ से यहाँ तक का पूरा नापना पड़ता है उसको। और इसीलिए कहा है कि कैलकुलेशन भी आना चाहिए और जोड़ घड़ा यानी कि टेबल भी आना चाहिए।
मान लो कि इसने यहाँ से इतनी दूर तक फेंक दी, अभी वहाँ से काउंट करते हैं तो ये जो एरिया है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मान लो कि उसको मिलते हैं 20 पॉइंट। तो 20 पॉइंट उसे मिलते हैं और तय किया हुआ है कि भाई 25 पॉइंट हो जाए तो वो जीत जाता है। तो 25 पॉइंट जिसको हो जाए वो जीतता है। तो इस तरह ये गुल्ली डंडा खेला जाता है। इसीलिए कहा है कि भाई कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। अच्छा स्ट्रोक लगाने के लिए डिपेंड करता है कि गुल्ली को कहाँ छूकर उसे कितना उछाला, वह कितनी उछली और फिर टाँट लगाए। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान वही रखना पड़ता है कि आपके हाथ में डंडा है, नीचे गुल्ली पड़ी हुई है, तो आपको उसको छूना नहीं है, ऐसे ही पड़ी रह देनी है और उसके ऊपर आपको डंडा मारना है। मान लो कि थोड़ी वो उछली और फिर से आपको उसको टाँट लगानी है, यानी कि नेक्स्ट शॉट है वो उसके ऊपर मारना है। तो मान लो कि वो दूर तक चली गई, यहाँ पे देखो ये कितनी दूर तक हो गई है, ये ज़मीन से भी इतनी ऊंचाई पे है। तो ये जितनी भी दूर जाएंगी उतना आपको फ़ायदा होगा। उछली और फिर टाँट लगाई। गोल्फ के खिलाड़ियों को टाँट लगाने के लिए कहो तो जनाब हो जाए। और ब्रह्मस्वरूप कहता है कि मैं बोलूँ तुम्हारे गोल्फ के खिलाड़ी को कि आप जरा टाँट लगाओ, तो यानी कि वो वैसे मार कर फिर से 2 टाइम तो कोई मार सकता नहीं है। वो गोल्फ के खिलाड़ी बेचारे, उसको कहाँ ऐसा गुल्ली डंडा आता है। तो फिर वो बोल रहा है कि तुम्हारे खिलाड़ी को मेरे सामने रखो, वो मैं भी देखता हूँ कि वो क्या कर सकते हैं। अब तो मुझसे बरसा लेखक से ये सब दिमाग घूमने लगा है, भाई क्या बोल रहा है तू। अब तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने अपने क्लब उठाए और गोल्फ खेले बिना ही चला आया। वो गोल्फ के मैदान में गोल्फ खेले बिना ही चले आए। ब्रह्मस्वरूप बोलता जा रहा था। ब्रह्मस्वरूप तो है ऐसा, वो तो बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है। प्रेमचंद जी ने कहानी लिखी है गुल्ली डंडा। लेखक है प्रेमचंद और प्रेमचंद जी की कहानी है गुल्ली डंडा। वो भी बहुत मस्त है, उसने वो भी याद करवा दिया कि लेखक जो है प्रेमचंद, उसकी एक कहानी है गुल्ली डंडा। हिंदी साहित्य के महान कहानीकार थे प्रेमचंद जी। उसने गुल्ली डंडा ऐसी स्टोरी लिखी है और उस स्टोरी की जो पहली ही लाइन है, यानी कि फर्स्ट लाइन, ये यहाँ पे लिखी हुई है, लेखक ने दिखा दें। हमारे अंग्रेज दोस्त माने न माने, मैं तो यही कहूँगा गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। देखो प्रेमचंद जी ने भी यही कहा है कि हमारे अंग्रेज दोस्त माने न माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। न लोन की ज़रूरत है, न कोट की, न नेट की, न थापी की। मज़े से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और 2 आदमी भी आ गए तो खेल शुरू। ये जो प्रेमचंद जी की ये स्टोरी है गुल्ली डंडा, उस स्टोरी की फर्स्ट लाइन उसने यही लिखी है कि हमारे अंग्रेज दोस्त माने न माने, क्योंकि उस टाइम अंग्रेज़ों का यहाँ पे राज चल रहा था, तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ों की हुकूमत ही चलती थी। तो अंग्रेज लोगों के पास तो अपने खिलौने के साधन थे, इसीलिए कहा है कि हमारे अंग्रेज दोस्त माने न माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। उसने यही कहा कि मेरे मानने में आता है कि सब खेलों का राजा है वह गुल्ली डंडा ही है। देखो वो भी बता दिया कि ना लोन की ज़रूरत है, न कोट की, नेट की, थापी की, कुछ ज़रूरत नहीं है और फिर भी खेलने में मज़ा आता है। तो इसीलिए उसने कहा है कि सब खेलों का राजा गुल्ली डंडा है।
तो उसका मानना है कि सब खेलों का राजा वही है भाई। अब सब खेलों का राजा क्यों कहा गया, वो क्वेश्चन है मेरे पास कि उसने सब खेलों का राजा क्यों कहा गया होगा। सोचिए तो जरा आप लोग, बाद में मैं ही बताने वाला हूँ। हाँ, तो मेरा मानना है कि उसने सब खेलों का राजा इसलिए कहा होगा क्योंकि उसने देखो बताया कि मैदान की भी ज़रूरत नहीं है, कोई साधन की भी ज़रूरत नहीं है, पेड़ की एक टहनी आप सिर्फ काट लो, यानी कि बड़ी वाली, आप पेड़ की एक बड़ी टहनी मान लो कि काट ली इतनी बड़ी, और उसके बाद क्या करना है, उसमें से ऐसी छोटी सी गुल्ली निकालनी है। पहले आपको बड़ी टहनी काट ली, उसके अंदर से आप एक छोटे से एक छेद से उसे निकाल दो, तो आपकी होगी छोटी वाली गुल्ली, और जो बड़ा पार्ट आपके पास बचा है वो क्या हो गया, आपका डंडा। तो इस तरह ये देखो गुल्ली डंडा तो रेडी भी हो गया। अभी मुझे क्रिकेट खेलनी हो तो कितनी चीज़ इकट्ठी करनी पड़ेगी। फर्स्ट जो क्रिकेट खेलने वाले हैं तो पहले तो स्टंप लगाने पड़ेगी, और बैट चाहिए, बॉल चाहिए, खिलाड़ी भी चाहिए, तब जाकर ये मैच हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है उसके लिए मैदान भी चाहिए ना, क्योंकि आप अपने घर के बाजू की जो जगह है उसमें खेलोगे तो वो जगह कम पड़ेगी, ज़्यादा जगह है तो खेल सकते हो, वरना फिर किसी की विंडो का कांच टूटेगा और फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। इसीलिए क्या है, और मान लो कि आप फुटबॉल ले लो, वॉलीबॉल ले लो, कोई भी ले लो, तो उसमें बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। किसी में मैदान चाहिए, किसी में नेट चाहिए, तो आप खेल सकते हो, वरना नहीं खेल सकते हो। और किसी में तो खिलाड़ी भी ज़्यादा चाहिए तो ही मज़ा आएगा, वरना नहीं आएगा मज़ा आपको। तो सबसे बड़ी बात है ये कि आवश्यकता ज़्यादा होती है उसमें। तो यहाँ पे भी वही बात उसने बता दी कि पहली लाइन, मुझे ये लाइन बहुत पसंद आई कि हमारे अंग्रेज दोस्त माने न माने, मैं तो यही कहूँगा गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। ये जो गुल्ली डंडा है वो थोड़ा बहुत मैंने भी खेला है, क्योंकि ये बारिश का मौसम होता है उसके पहले ये गुल्ली डंडा का खेल होता है, समर वेकेशन में ही ज़्यादा होता है, तो मज़ा आता है उस खेल में। उसमें कुछ होता नहीं है ज़्यादा, बस एक अच्छा सा डंडा और एक छोटी सी गुल्ली, तो आप मारते बनो और नापते बनो और बहुत मज़ा आता है। और हम तो कितने 5 या 6 7 फ्रेंड थे, तो सब खेलते थे, बाद में सब जमा हो जाए तो क्रिकेट खेलने चले जाए। तो इस तरह गुल्ली डंडा खेल का राजा है, बहुत मज़ा आता है उसमें। भारत में आबादी बढ़ रही है, हरियाली कम हो रही है, हालत यही हो गई है कि गुल्ली डंडा खेलने तक के मैदान नहीं रहे। अभी ये प्रॉब्लम आ गई है भारत में, क्योंकि जनसंख्या जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और उसके लिए जो मैदान है, अभी गांव में जाए तो वहाँ तो खुले खेत वगैरह मिलेंगे, लेकिन ये जो सिटी एरिया है वहाँ पे इतना बड़ा मैदान और ये सब खेलों के लिए थोड़ा दिक्कत वाला काम है, और हरियाली कम हो रही है। लेखक हमें यहाँ कुछ और भी कहना चाहते हैं। देखो यहाँ उसने लिखा है कि हरियाली कम हो रही है, तो हरियाली कम हो रही है इसका मतलब क्या है, तो प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। एयर पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है, वाटर में भी है, एयर में भी है, और यहाँ तक कि जो ज़मीन का पार्ट है उसमें भी पॉल्यूशन हो गया है। तो ये हरियाली उसकी वजह से क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, बाग बगीचे जो है उसकी भी हमें सुरक्षा करनी पड़ेगी। जो बाग बगीचे वहाँ पे हमें कुछ भी नुकसान करना नहीं चाहिए, उसको व्यवस्थित रूप से रखना चाहिए। तो यहाँ आगे जाते हैं कि गुल्ली डंडा खेलने तक मैदान नहीं रहे,
गोल्फ कल्चर हमारे गुल्ली कल्चर को रोंदता जा रहा है। हमने आपके देश में एक गुल्ली कोर्स बनाने का सुझाव क्या रख दिया जनाब। कल्चरल शौक से उबल नहीं पा रहे हैं। लेखक के दिमाग में ये सारी बातें नहीं घुसती है। उसको शौक जैसा लगा कि ये भाई क्या बातें कर रहा है तू यहाँ पे। ये गुल्ली डंडा इंडिया का है, गोल्फ कोर्स की जगह तो गुल्ली कोर्स को यहाँ पे लगाना चाहता है। तो ये सारी बातें मेरी तो समझ में ही नहीं आ रही है। वैसे मैं बता दूं कि गुल्ली कोर्स हो तो लोगों का पेट भी न निकले। लोगों का पेट भी न निकले मतलब एक्सरसाइज भी हो जाएंगी उसमें, क्योंकि डंडे से दूरी नापते हुए अच्छी कसरत हो जाएगी। मैंने बताया ना कि दूर तक जाती है गोली तो वहाँ से उसको वापस लाने यानी कि उसको नापना पड़ता है। यहाँ पे हमने उस पिक्चर में देखा था ना, देखो ये यहाँ से दूर तक चली गई। मान लो कि ये यहाँ पे नीचे गिरेगी तो ये जो यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट होता है तो यहाँ से यहाँ तक का ये डंडा है उससे वो नापेंगे कि भाई ये 1 हो गया, 2, 3, 4। तो इस तरह एक्सरसाइज भी हो जाएगी, फ़ायदा भी रहेगा। एक्सरसाइज की एक्सरसाइज और खेल का खेल। इसीलिए उसने बताया है कि मेरा मानना है कि पेट भी ना निकले, क्योंकि डंडे से दूरी नापते हुए अच्छी कसरत भी हो जाएंगी, उससे एक्सरसाइज भी हो जाएंगी और उसकी वजह से पेट भी ना निकले। यानी कि किसी को मोटापे का प्रॉब्लम होता है तो एक्सरसाइज भी मिल जाएगी, ये भी फायदा है। तो यहाँ लेखक का ये जो उमेश अग्निहोत्री है उसने ये गुल्ली डंडा बहुत अच्छी तरह निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको नहीं लिखना। डिग्निटी, एक्सरसाइज, आत्मविश्वास, ट्रेनिंग और ब्रह्मांड, ये बात यहाँ पे खत्म हो, इससे बोलना है, उसमें क्या लिखने की ज़रूरत है। सेकंड है गोल्फ खेलने वालों का आत्मविश्वास किस प्रकार बढ़ता है। मस्त क्वेश्चन मिल गया यहाँ पे कि गोल्फ खेलने वालों का आत्मविश्वास किस प्रकार बढ़ता है। तो यहाँ पे लेखक का कहना है, मैं बताता हूँ, गोल्फ खेलने से आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि खेलते समय कोई हंसता नहीं या मजाक उड़ाने वाला नहीं होता है। देखो उसने बता दिया कि आत्मविश्वास इसलिए बढ़ता है कि वहाँ पे कोई हंसने वाला भी नहीं होता है और कोई हंसी मजाक उड़ाने वाला भी नहीं होता है, इसलिए तो गोल्फ खेलने में आत्मविश्वास इस प्रकार बढ़ता है। समझ में आ गई बात? आपको ही लिखना है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ। चलो थर्ड लेखक के अनुसार आदमी सुपर पावर कब बनता है। सोच कर बताइए आप लोग कि आदमी सुपर पावर, ऐसा शब्द आया था? हाँ था वो भाई। तो उसका आंसर है, लेखक के अनुसार एटम बम बनाने से आदमी सुपर पावर नहीं बनता है, बल्कि गोल्फ खेलने से सुपर पावर बनता है। लेखक के मत के अनुसार एटम बम बनाने वाला व्यक्ति है वो सुपर पावर नहीं बनता, लेकिन जो गोल्फ खेलता है वो सुपर पावर बनता है। तो ये बात यहाँ पे हमें याद रखनी है। और लेखक के अनुसार देखा, ब्रह्म स्वरूप को गुल्ली डंडा खेलने की इच्छा क्यों हुई। एकदम इजी क्वेश्चन है। हाँ, तो ब्रह्म स्वरूप को गुल्ली डंडा खेलने की इच्छा इसीलिए हुई क्योंकि वे अपने बचपन के दिनों को याद करना चाहते थे और भारत में उन्हें इतना बड़ा मैदान खेलने के लिए नहीं मिला था। भारत में ऐसा मैदान कहाँ है भाई। और बचपन की याद भी आ गई उसे, उसका फ्रेंड जो बचपन का था वो मिल गया उसे, तो उसको बचपन की याद आ गई और वह खेलने की याद करने लगा। आप भी कैसे फ्रेंड को मिलते हो तो आपको याद आता है सब कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है,
और लिखने की बारी के क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेजने वाला हूँ। तो भी हम देख लेते हैं एक बार। सिर्फ लेखक का गोल्फ के डिग्निटी वाला खेल क्यों मानते हैं? तो लेखक को गोल्फ को डिग्निटी वाला खेल मानते हैं क्योंकि इस खेल को आदमी अकेले भी खेल सकता है। गोल्फ के मैदान की हरियाली सभी को आकर्षित करती है और 18 से 19 होल का कोर्स, एक बॉल और 20 बल्ले अलावा किसी की आवश्यकता भी नहीं है। कोई आपके ऊपर हंसने वाला भी नहीं है, खीखी करके कोई हंसे ऐसे भी नहीं है कोई। तो इस प्रकार यह खेल व्यक्ति को आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। गोल्फ कोर्स में गुल्ली डंडे का नाम सुनकर लेखक की प्रतिक्रिया क्या हो गई? तो गोल्फ कोर्स में गुल्ली डंडा का नाम सुनकर लेखक काफ़ी परेशान हो गए। उसका सिर घूमने लगा ऐसे 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 कि क्या है भाई यहाँ पे। और ये थर्ड और फोर्थ है, वो आपको ऐसे ही ढूंढना है, सिर्फ लिखना तो मैं PDF भेजूँगा उसके बाद। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन आंसर की बात जो थी वो ख़त्म की। क्वेश्चन आंसर में आप सबको समझ में आ गया होगा। ये जो बोलने की बारी है अभी वही होमवर्क में है सिर्फ और सिर्फ। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो आता है MCQ। तो हमारे सामने है MCQ तो मज़ा आएगा। फर्स्ट है, लेखक को गोल्फ खेलने का शौक कब हुआ? लेखक को गोल्फ खेलने का शौक कब हुआ? तो ये रहे आपके सामने उसके ऑप्शन। क, यूरोप आने के बाद, ख, अमेरिका आने के बाद, ग, बचपन में ही, और घ, कॉलेज से। सोचिए क्या आंसर होगा इसका। अभी मैं थोड़ी हिट आपको देता हूँ। या देखो, यूरोप आने के बाद, तो यूरोप की बात हमारे यहाँ हुई नहीं है। और अमेरिका आने के बाद, तो अमेरिका की बात हुई थी। ग है बचपन में ही, तो बचपन में तो गोल्फ तो खेलते नहीं थे, गुल्ली डंडा खेलते थे। और घ है कॉलेज से, तो कॉलेज की बात भी नहीं हुई सर यहाँ। तो क्या आएगा? हाँ, पता चल गया, अमेरिका आने के बाद। समझ में आ रही है बात? तो उसके बाद है जो सेकंड क्वेश्चन कि लेखक के मुंह का जायका क्यों बिगड़ गया? बचपन की बातें सुनकर, गोल्फ न खेल पाने के कारण, गुल्ली डंडा का नाम सुनकर, या पुराने मित्र से मिलकर। लेखक के मुंह का जायका क्यों बिगड़ गया? तो देखते हैं आंसर में। बचपन की बातें सुनकर हुआ, गोल्फ न खेल पाने के कारण, गुल्ली डंडा का नाम सुनकर, पुराने मित्र से मिलकर। कौन सा आंसर आएगा इसमें? सोचिए आप क्या होगा। सोचिए तो क्या आएगा? तो गुल्ली डंडा का नाम सुनकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम। लेखक बिना गोल्फ खेले क्यों लौट गए? क, गोल्फ के मैदान में मित्र द्वारा गुल्ली डंडा खेलने की जिद के कारण। ख, मैदान में तेज बारिश होने लगी इसलिए। ग, घर में मेहमान आने की खबर सुनकर। या क, उन्हें बहुत ज़रूरी काम याद आ गया। तो यह आंसर होगा क। इसमें आएगा ग और इसमें आएगा ख। तो ये 3 MCQ है। ये MCQ भी पहले होमवर्क में और उसके बाद आपको फिर बुक में लिखने हैं। तो यहाँ MCQ का जो काम है वो हम कंप्लीट करते। पहले आप टिक मार्क कर लो बुक के अंदर, और आगे देखते हैं
तो आगे हमारा काम है, यहाँ MCQ की बात हमारी ख़त्म हो गई। तो हमारे सामने है सोच कर बताने की बारी, यानी कि भाषा संसार में हम सीधे जाते। तो भाषा संसार है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 और 6 इतने क्वेश्चन है उसमें। तो फर्स्ट है क्या आंसर होगा, देखो तो आप लोग यहाँ पे ग्रीनरी तो हरियाली है, और ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, प्रोफेशनल यानी पेशेवर, एक्सरसाइज मतलब व्यायाम। वाह, सब राइट हो गए। नीचे लिखे हिंदी शब्दों का अंग्रेजी रूप लिखे, वो तो आपके लिए आसान काम है ना। तो आपको लिखना है आगत ध्वनि का प्रयोग कीजिए। आगत ध्वनि का मतलब है अंग्रेजी के जो शब्द है उसका हम प्रयोग करते हैं। मान लो कि बॉल, तो उस तरह कौन से आते हैं वो देखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, नुक्ते के प्रयोग से अर्थ में होने वाले परिवर्तन देखिए और समझिए। ये सिर्फ समझने की बात है कि हम कभी नुक्ता लगाना भूल जाए तो क्या अर्थ का अनर्थ हो जाता है, वो हमें पता यहाँ से चलेगा। तो आपको सोचना है क्या आएगा आंसर। पहले आप लोग पेंसिल से ये फिल करो तो मैं देखता हूँ, उसके बाद मैं आंसर दिखाऊंगा पेंसिल से। ओके, क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आता है तो खाली छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो अब नेक्स्ट पेज पे जाते। क्वेश्चन नंबर 5 है शब्द परिवार बढ़ाइए। आत्म तो आत्मज्ञान, आत्मविश्वास, उसके बाद क्या आएगा आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 वाक्यांश या 2 वाक्यों को जोड़कर वाले शब्द और, या, क्योंकि, इसलिए, बल्कि इनका प्रयोग करते हुए 5 वाक्य बनाने। एकदम इजी काम है। क्या है सर, है ना, ऐसा आप लोग बोलते होंगे कि एकदम इजी है सर। एकदम सर इजी नहीं है, क्वेश्चन इजी है। सतरंगी रचनात्मक गतिविधि यानी कि एक्टिविटी, उसमें आपको ये फर्स्ट 3 को देखना नहीं है, ये 4th वाला देखो सिर्फ। विश्व के 3 महान गोल्फ खिलाड़ियों के चित्र चिपकाइए और उनके बारे में संक्षिप्त विवरण कीजिए। विश्व के जो महान खिलाड़ी हो गए गोल्फ के, उसमें से 3 के आपको पिक्चर यहाँ पे चिपकाने हैं और उसके बाद उसकी डिटेल लिखनी है। अब उसमें हम कुछ करते हैं, तो पिक्चर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसकी डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी है। 1 मिले तो 1 की, 2 मिले 2 की, और 3 मिले तो 3 की। क्योंकि जगह कम है तो आपको 3 मिले, 2 मिले, 1 कंपलसरी है। 1 तो इसमें आपको लिखना ही पड़ेगा। 2 या 3 मिले तो वेल एंड गुड, लेकिन फिर भी। तो ये यहाँ पे हो गए। अब हम देखते हैं उसके आंसर की ओर। शब्द का अर्थ से सही मिलन कीजिए। देखो, ग्रीनरी तो हरियाली, ट्रेनिंग तो प्रशिक्षण, प्रेसिडेंट तो राष्ट्रपति, प्रोफेशनल तो पेशेवर, और एक्सरसाइज तो व्यायाम। ये सब सही हो गए। नीचे लिखे हिंदी शब्दों का अंग्रेजी रूप लिखिए, वो आप लोग उसमें से लिख लीजिए। मेंबरशिप है, कैलकुलेशन एंड कल्चरल, सदस्यता यानी कि मेंबरशिप, गणना यानी कैलकुलेशन, सांस्कृतिक मतलब कल्चरल, एकाग्रता कॉन्संट्रेशन, निर्भर तो डिपेंड, विचार तो थॉट। आगत ध्वनि यानी कि अंग्रेजी के जो है शब्द
उसको हमने ऐसे ही ले लिया है, बोल तो बोल। ये उसी तरह कॉफ़ी, शॉप, डॉक्टर, कॉलेज, हॉल, ये सब क्या है, आगत ध्वनि कहते हैं उसको। नुक्ते के प्रयोग से अर्थ में होने वाले परिवर्तन देखिए और समझिए। अभी आप लोग कभी कभी बोलते हो ना कि सर इस तरह हम छोटा डॉट ना करें तो क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ क्या होता है। यहाँ पे जरा लिखा है, तो जरा उसका मतलब होता है बूढ़ापा। अभी आपने लिखा जरा और यहाँ पे देखो आपको डॉट दिखाई दे रहा है, तो डॉट है ना, तो वो डॉट वाला जरा उसका मतलब होता है थोड़ा सा। अभी देखो क्या अंतर हो गया, बूढ़ापा और थोड़ा सा। फन तो सांप का सिर और फन तो कला। सजा तो सजाना, डेकोरेशन। सजा तो धन। तो ये जो छोटा सा डॉट होता है, लेकिन उस डॉट की वजह से उस अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना है कि जहाँ पे डॉट आता है वहीं पे आप लगाओ, नहीं आता है तो नहीं लगाना है उसको, ऐसे ही जाने दो, खाली रखो। नहीं आता है तो क्या करेंगे आप, जहाँ आता है वहाँ पे लगाओ, नहीं आता है वहाँ पे जगह खाली रख दो। इसी तरह देखते हैं हम आगे। तो आप लोगों को ये पता चल गया कि किस तरह कहाँ पे डॉट आता है, कहाँ पे नहीं आता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं हम। शब्द परिवार बढ़ाइए। आत्म तो आत्मज्ञान, आत्मविश्वास और आत्मसंयम हो गया ना। अभी आपको भी यहाँ पे एक ऐड करना है अपनी ओर से। देश तो देशभक्त, देश प्रेम, देशवासी। यहाँ पे देखो आत्मा तो सबसे आगे, आत्मा ज्ञान, आत्मविश्वास और आत्मसंयम। उस तरह देश तो देशभक्त, देश प्रेम, देशवासी। खेल तो खेल खिलौने, खेल शास्त्र और खेल कूद, इस तरह हो गए। तो उसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें है दो वाक्यांश को या दो वाक्यों को जोड़े वाले शब्द बनाइए। तो सबसे पहले है और से आप लोग सोचो तो क्या वाक्य बन सकता है, सेंटेंस बनाना है। तो मैं बनाता हूँ, रमेश आया और मोहन चल दिया। होमवर्क में करना है ये दो वाक्यांश या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द। अभी होमवर्क कितना हुआ हमारा, फर्स्ट बोलने की बारी के क्वेश्चन आंसर, और उसके बाद दो वाक्यांश या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को जोड़कर सेंटेंस बनाने हैं। तो यहाँ पे और या आप चाय लेंगे या कॉफ़ी, क्योंकि तो इस वर्ष फसल अच्छी हुई क्योंकि बारिश अच्छी हुई थी। बल्कि तो मैं अमेरिका नहीं जाऊंगी बल्कि यहीं रहकर देश की सेवा करूंगी। इसलिए तो वह बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं गया। एकदम इजी है, क्या है इसमें। तो यहाँ पे हमारा जो ये काम था वो भी ख़त्म हो गया। और होमवर्क की जो बात थी वो भी मैंने आप लोगों को बता दी कि क्या कौन से तरीके से आपको होमवर्क करना है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट बात है जो वह है कि ये जो क्वेश्चन आंसर के मैं PDF आपको भेजूँ उसी में से आप क्वेश्चन आंसर लिखना, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको उसमें से प्रिपेयर करना होता है और उसी में से आप देखकर लिखना, और हैंडराइटिंग अच्छे होने चाहिए। अभी फेयर बुक में कितना आपको लिखना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले शब्दार्थ लिखो आप। सबसे पहले शब्दार्थ हो जाए
तो क्वेश्चन आंसर लिखने की बारी और बोलने की बारी। उसके बाद थर्ड नंबर एमसीक्यू, और एमसीक्यू हो जाए उसके बाद आपको कुछ नहीं लिखना है, एमसीक्यू लास्ट बार होगा। एमसीक्यू के बाद भाषा संसार के कुछ टॉपिक ऐसे आएंगे जो मैं लिखने के लिए बोलूँगा, तो आपको लिखना है, वरना नहीं लिखना है। ये जो भाषा संसार का क्वेश्चन नंबर 6 था, जो लास्ट में हमने उसके सेंटेंस बनाए, तो वो आपको लिखने पड़ेंगे एमसीक्यू के बाद क्वेश्चन आंसर आपको वहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो वो हो जाए, अभी ध्यान रखना है कि मीनिंग्स आपके पहले होने चाहिए, मीनिंग्स ख़त्म हो उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो उसके बाद एमसीक्यू, और उसके बाद भाषा संसार का क्वेश्चन नंबर 6। ये फेयरबुक की बात मैं बोल रहा हूँ। होमवर्क में आज आपको है बोलने की बारी, और जो लास्ट क्वेश्चन था भाषा संसार का वो, तो इतना सिर्फ आपको होमवर्क में करना है। और आपको होमवर्क में भी ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज़ करना है, ध्यान रखना है, आदत हो जानी चाहिए ब्लैक एंड ब्लू पेन की। और क्वेश्चन आंसर पूरा ख़त्म हो तब आपको याद रखना है कि 1 लाइन लीव, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर 1 लाइन लीव। आप शब्दार्थ लिखो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर, उसके बाद आपको एमसीक्यू। हर जगह पे आपको थोड़ी थोड़ी जगह खाली रख देनी है कि आपके शब्दार्थ कंप्लीट हो, उसके बाद थोड़ी पेस आपको ऐसे छोड़ देनी है, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर। सब मिक्सअप नहीं होना चाहिए, क्योंकि फेयरबुक की अभी से आपको अच्छी बनाने की आदत होनी चाहिए। और टाइटल जो कोई एक भी स्टूडेंट भूल गया तो पूरी फेयरबुक फिर से बनानी पड़ेगी। और मैंने आपको जो बताया कि सतरंगी रचनात्मक गतिविधि एक्टिविटी में आपको विश्व के 3 महान गोल्फ खिलाड़ी के बारे में लिखना है। कोई एक भी लिखो, 2 भी लिखो तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन लिखना है। मैं एक के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें आ जानी चाहिए। ये जो पूरा पार्ट है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, लिखने का जो पार्ट है ना पूरा, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और आपको उसके पिक्चर मिले तो अच्छा है, नहीं मिले तो अभी कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गई बात सारी? तो मैं ये आशा रखता हूँ कि आप सबको ये जो चैप्टर नंबर 2 हमने कंप्लीट किया वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हम अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और हमारा चैप्टर होगा 3 रक्षा में हत्या। रक्षा में हत्या ऐसा चैप्टर है, मस्त चैप्टर है। तो हम वो चैप्टर देखने वाले हैं अब कि उसमें क्या आएगा। और इस चैप्टर में हमने गुल्ली डंडा है, उसमें हमने अमेरिका में गुल्ली डंडा, उसमें हमने देखा कि लेखक ने खेलने का जो महत्व है वो हमें बताया है, खेलने से कौन से फ़ायदे होते वह भी हमें बताया है। और हमारे इंडिया में ऐसे महत्वपूर्ण खेल थे, लेकिन हम वो सब खेल अभी भूलते जा रहे हैं, क्योंकि अभी खेलने के साधन भी बढ़ गए और कई सारे नए खेल भी उसमें आ गए हैं। तो हमें वो जो पुराने खेल है वो भी कभी कभी याद करने चाहिए। और हमारे उसमें ये भी बात बताई कि हरियाली, ये जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है तो वो भी कम करना है। और हमें कोई एक गेम है वह अच्छी तरीके से आनी चाहिए, कोई एक गेम तो खेलनी ही चाहिए, तो आपको उसमें मज़ा भी आएगा, खेलने में भी मज़ा आएगा और एक्सरसाइज भी होगी, दिमाग में भी अच्छे विचार उससे आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस है वह बढ़ सकता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमें कोई एक खेल अवश्य खेलना चाहिए, वह बात हमें यहाँ पे समझने को मिलती है। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है वह हम कंप्लीट करते हैं। Thank you watching for this video.